जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसका जो चैप्टर 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वो जो हमारा पेपर 1 का जो चैप्टर 1 है उसको हमने 4 पार्ट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा ओवरऑल कंप्लीट किया है, बिल्कुल डिटेल। और यहाँ पर हम उसके आज PYQ को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आप मान के चलिए कि इसमें 90 to 100 आपके MCQ इसमें रहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और जितने भी चैप्टर आपने चारों पार्ट्स में पढ़े उन सबसे रिलेटेड इसमें जो है आपको MCQ देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको आप असेस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार चैनल पर विज़िट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो 2 स्टेटमेंट दिया गया है और एक असर्शन और दूसरा रीज़न का है। मतलब कि जो कथन दिया गया है उसके आधार पे जो तर्क दिया गया है वो सही है या नहीं आपको बताना है। फ़िलॉसफी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फ़िलॉसफी जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करती है, क्योंकि फ़िलॉसफी ये एम से रिलेटेड है एजुकेशन के। अगर साइकोलॉजी देखें तो कैसे पढ़ाना है बच्चों को, किस टेक्निक के माध्यम से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ों को डिपेंड करती है। एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फ़िलॉसफी। तो एजुकेशन जो है वो अधिकतर फ़िलॉसफी पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखिए, फ़िलॉसफी अगर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एम्स हैं, जब वो ही नहीं होंगे तो हमारा एजुकेशन कैसे समझ में आए कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। सो ये असर्शन और उसका रीज़न, ये दोनों चीज़ें जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आपका है सेकेंड क्वेश्चन का, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज़ दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन अपने आप में क्या है, एक जीवन है, या जो है जीवन के लिए तैयारी ही नहीं सिर्फ, बल्कि अपने आप में एक जीवन है। सही बात है, ये कोटेशन भी आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू रिकन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। अब जो रिकन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू है एजुकेशन का, वो कहते हैं कि जो नया सामाजिक नियम और ऑर्डर है उसको डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, पूरी तरीके से बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, क्योंकि ये लोग जो है अब डेमोक्रेटिक व्यू की बात करते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। द टर्म हर्म्यूनेटिक्स इज़ ड्रॉन फ्रॉम। तो ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो जो हर्म्यूनेटिक्स है ये कहाँ से ड्रॉन किया गया है ये टर्म, तो ये टर्म थियोलॉजी, मतलब फ़िलॉसफी के अंदर आपने पढ़ा होगा ना कि फ़िलॉसफी की 3 ब्रांचेस होती हैं, मेटाफिज़िक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। तो जो मेटाफिज़िक्स वाली ब्रांच है उसी में एक थियोलॉजी की ब्रांच है, उसी थियोलॉजी ब्रांच से ये जो है निकाला गया है आपका हर्मेन्यूटिक्स। Things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words was the slogan of। चीज़ें जैसी हैं वैसी ही हैं और उन्हें उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, एनकाउंटर करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। तो आपसे जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में पूछा है कि ये किस उससे रिलेटेड हैं। तो यथार्थवादी जो होते हैं, जो रियलिस्ट होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो रियलिटी जो सामने दिख रहा है, जो जैसा है वो वैसा ही है और उसको उसी रूप में स्वीकारिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रियलिस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर शुड एम्फेसिस ऑन। अगर कोई एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर है, मतलब एग्जिस्टेंस पे बिलीव कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल की प्रायोरिटी पर बिलीव कर रहा है, तो वो कैसा होगा। पहला, उसके पास जो है फ्रीडम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो इंडिविजुअल को वहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा तो उसके पास फ्रीडम होगा ही होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
ये भी ठीक है। सब्जेक्टिव फीलिंग, हाँ सब्जेक्टिव फीलिंग क्यों होगी, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी को मान रहा है, तो उसको ये बात पता है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो सामने वाला फ़ील नहीं करेगा। कोऑपरेटिव लिविंग, तो देखिए एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं वो कभी भी कोऑपरेटिंग लिविंग की बात नहीं करते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग सही है, बट कोऑपरेटिव लिविंग की बात ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन। बिहेवियरल पैटर्न दैट इंक्रीजेज इन फ्रिक्वेंसी व्हेन फॉलो बाय अ रिवॉर्ड। वो बिहेवियरल पैटर्न मतलब कि व्यवहार में होने वाला एक समान पैटर्न जो कि फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, आपके बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है जब उसे किसी रिवॉर्ड द्वारा किया जाता है, बताया जाता है। मान लीजिए कि क्लास में बच्चा थोड़ा बहुत चीज़ें बता रहा है और फिर आपने उसको बहुत अच्छा से किया, रिवॉर्ड फिज़िकल मतलब वर्बली भी आप दे सकते हो, आपने उसको कहा बहुत अच्छा तुमने बताया। अब उसके बाद उसके जो रिस्पॉन्स की फ्रिक्वेंसी है बच्चे के क्लास में वो बढ़ जाती है। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? सो ये एग्ज़ाम्पल है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि किसका है? स्किनर। क्यों ऑपरेंट कंडीशनिंग है? क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट के कारण स्टिमुलस में बदलाव आ रहा है। ठीक है, पहले आपने रिवॉर्ड दिया, उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है लेवल्स को मैच करना है। इजी क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑटोनॉमस जो सेल्फ डिपेंडेंट है, मेमोरी जहाँ सिर्फ रटाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे समझ आपकी धीरे धीरे विकसित होगी, और रिफ्लेक्टिव बिल्कुल हायर लेवल की जहाँ हर चीज़ को आसानी से समझ सके। रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिकॉल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी मेमोरी क्या है? मेमोरी लेवल की है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जहाँ पे आप, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम राइजिंग एंड डेवलपमेंटल राइजिंग लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर? तो मेमोरी लेवल पे आप हमेशा क्या करेंगे? फैक्ट्स को रिकॉल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को इजीली देख पाएंगे। तो ये आपका हो गया पहला, और अंडरस्टैंडिंग वाले का हो जाएगा ये। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप क्या कर रहे हैं कि आपको सभी चीज़ें पता हैं, समझ आ रही हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम राइजिंग एंड डेवलपमेंट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो डी का आप 1 कह सकते हैं। और ऑटोनॉमस लेवल पे क्या है कि आप खुद से ही क्या कर सकते हैं? चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, हम ए का 1 भी हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन एज इट इज़, क्योंकि इफ़ेक्ट और फीलिंग जो है, अगर हम इनके आंसर के अकॉर्डिंग चलें तो बी का 2 दे रहे हैं ये, कि इफ़ेक्ट एंड फीलिंग था, बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस आंसर को चेक करिएगा। इसका आंसर ये होगा ऑटोनॉमस वाला जो आपका ये हो जाएगा कि जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो इफ़ेक्ट एंड फीलिंग ए का 2 होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि ए का आपका 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, who among the following thinkers propagated the idea of education of the most talented? इसमें से किस थिंकर ने जो इसका आइडिया दिया कि एजुकेशन उनका कराया जाए जो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं? तो ये कहने वाले कौन है? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने ये चीज़ कहा कि भाई हमें किसकी एजुकेशन करानी चाहिए? उनकी करानी चाहिए जो कि क्या है? मोस्ट एजुकेटेड हैं। A teacher is faced with the problem of choosing the appropriate teaching method for the transaction of a course content. एक टीचर को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने कोर्स से रिलेटेड किस कंटेंट को चूज़ करें या किस कंटेंट का प्रयोग करें, किस TLM का यूज़ करें। तो कौन से ब्रांच की फ़िलॉसफी उनकी उस प्रॉब्लम में उनकी मदद करेगी? सो ब्रांच पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मेटाफिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो ये तो ट्रुथ कि सच्चाई क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ ट्रुथ एग्जिस्टेंस, उसकी बात करता है। एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ की बात करते हैं, मूल्य मीमांसा। और एपिस्टिमोलॉजी है जो कि ज्ञान की बात करते हैं, लॉजिक वाले तो तर्क की बात करेंगे। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान के प्रकार क्या हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड आएंगी,
एजुकेशन इन द सेंस कि कौन सा ज्ञान को किस प्रकार से हस्तांतरण करना है, ये सारी चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी में आएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एपिस्टेमोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ राइट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग। अगर हम टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अ टीचर शुड हैव द एम्पल सब्जेक्ट नॉलेज एज पर द स्टैंडर्ड बीइंग टॉट। बिल्कुल सही बात है, उसके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। टीचर आर ऑलवेज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल नहीं, टू तो नहीं होगा, क्योंकि टीचर ऐसा तो है नहीं कि बॉर्न होते हैं सोसाइटी में। द ड्यूटी ऑफ अ टीचर इन द क्लास शुड बी टू टीच हिज और हर सब्जेक्ट इन द आर्टिस्टिक मैनर। ये भी बात ठीक है कि टीचर का क्या काम है, अपने सब्जेक्ट को उतना ब्यूटीफुली आर्टिस्टिकली क्या करना, पढ़ाना और बताना। तो थर्ड भी सही है। देखिए कौन सा नहीं है, हम उसको याद रखते हैं, टू नहीं है। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर इज़ टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। ठीक है, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि उसको कक्षा में क्या पढ़ाया गया है। तो फोर्थ भी ठीक है। द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़ ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम द अथॉरिटी वाइल टीचिंग इन द क्लास। क्या ऐसा होगा क्या कि टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहा है और जाके पूछेगा कि अथॉरिटी से और उनकी गाइडेंस के लिए मोहताज रहेगा? तो नहीं। तो दूसरा और पांचवा आपका नहीं रहेगा, बाकी तो आपका ठीक है। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। तो जिसमें दूसरा है और पांचवा है उसको आप कट कर दीजिए। पांचवा है, पांचवा सी ऑप्शन ही सही है, 1, 3 एंड 4। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ठीक है। बिहेवियरिज्म पेडागोजिकल अप्रोच वुड से दैट लर्निंग इज़ टीचर सेंटर्ड। ये कहते हैं कि लर्निंग टीचर सेंटर्ड होगी और टीचर इज सोल अथॉरिटी फिगर एंड लीड्स द लेसन, द क्लास एक्टिविटीज़ आर विजिबल। देखिए जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो आप ये देखकर मत सोचिएगा कि टीचर सेंटर्ड की बात किया तो ऑप्शन गलत ही होगा। बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि आपको रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड दिया जा रहा है और वो रिवॉर्ड देने वाला कोई ना कोई होगा। अब जब हम क्लासरूम के सेंस में बात करेंगे तो वो कौन हो जाता है? वो हमारे टीचर्स हो जाते हैं। तो ये आपकी बात सही यहाँ पे कह रहा है कि टीचर सेंटर्ड है और टीचर ही उसमें रोल सबसे ज़्यादा उनकी अथॉरिटेटिव होती है। द थियरी ऑफ बिहेवियरिज्म इन अ क्लासरूम सेटिंग केम फ्रॉम पेडागोजिकल रिसर्च बाय थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर। ये भी बात सही है क्योंकि यही लोग तो हैं मेजरली। आप जब भी बिहेवियरिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो आप थॉर्नडाइक का ही नाम लेंगे, स्किनर का ही नाम लेंगे, पावलोव का ही नाम लेते हैं। In behaviorist pedagogical approach, we can expect a mixture of lecturing, modeling and demonstration, rote learning and choral repetition। ये भी बात ठीक है कि जब हम behaviorist के pedagogical approach की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देख कर सीखना या फिर खुद से सीखना, उसको मॉडलिंग के थ्रू, क्योंकि आपने सोशल लर्निंग थियरी भी पढ़ी होगी बेंड्यूरा की। ठीक, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से, रोट लर्निंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। The process of imbibing one's own culture in one's personality is called enculturation। enculturation कह रहा है कि अब यहाँ पे कि एक कल्चर को, ठीक, मतलब अपने कल्चर को अपनी पर्सनालिटी में बिल्कुल एसिमिलेट कर लेना, बिल्कुल एम्बाइब कर लेना ही एनकल्चरेशन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी आपका ऑप्शन ऐसा सच नहीं है कि जो कि गलत है। अब हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 3 2 4 3 4 1 2 3 4। देखिए जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है चारों का तो हम इन चारों के साथ ही जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑलमोस्ट स्टिमुलस अकरेंस ऑफ द स्टिमुलाई एंड ऑफ द रिस्पॉन्स। एक जो एक जो साइमल्टेनियस अकरेंस होता है स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई इन द सेंस कि आपको कोई भी सामने जो है उद्दीपक दे दिया गया जो कि बहुत साइमल्टेनियसली आया और उसका रिस्पॉन्स आइटम का वो क्या है? जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्टिग्यूटी, रेनफोर्समेंट या प्रैक्टिस। देखिए जनरलाइजेशन कब होता है कि जब आपको वो पहले से पता होता है और आपने उसको क्या कर दिया कि आपको दिखाया गया लाइट और आपने साउंड वाले वेव के थ्रू ही उसको, जैसे आप सब पहचानते हैं आप वैसे पहचान गए। रेनफोर्समेंट तो इसमें देने की कहीं बात नहीं करी, वो कह रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब एकाएक आपके सामने ले आया गया। प्रैक्टिस की भी बात नहीं, तो ये कॉन्टिग्यूटी है कि जो कि उसको भ्रम में डाल देती है, ठीक, जो उसके कारण रिस्पॉन्स देगा वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग चेन रिप्रेजेंट द चेंज प्रोसेस अंडरलाइंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ फ्री इंडिया। भारत के एजुकेशनल चेंज के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आपका पॉलिटिकल चेंज होगा। देखिए साइकोलॉजिकल चेंज तो बाद में होगा, वो तो अभी भी चल ही रहा है। सोशल चेंज भी ठीक है, लेकिन पहले पॉलिटिकल चेंज हुआ। पॉलिटिकल चेंज के बाद पहले राजनीतिक स्तर पर क्या हुई, स्थिरता हुई। पहले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही तो फॉर्म किए ना, कि पहले ही समाज बदलने लगे, क्योंकि समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट, उसको चला कौन रहा है। सो पॉलिटिकल चेंज पहले होता है, फिर सब उस जैसा आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसके अकॉर्डिंग समाज बनेगा। समाज बनेगा तो समाज के लोगों की चिंता होगी, तो साइकोलॉजी वहाँ पर आएगी। और जब साइकोलॉजी में चेंज आया तो दैट मीन्स कि आपकी शिक्षा में निश्चित ही चेंज आएगा। ठीक, यही क्रम इसका चलता है। पॉलिटिकल है पहले, फिर सोशल आएगा, फिर साइकोलॉजिकल आएगा, फिर एजुकेशनल आएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है कि इनको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ठीक, सबसे पहला है एकोमोडेटर। एकोमोडेटर कौन है, कन्वर्जन कौन है, डाइवर्जन कौन है, एसिमिलेटर कौन है। अगर हम एकोमोडेटर की बात करें तो एकोमोडेटर जो है आपके वो क्या हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग, कि जिसको आप हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो एक मतलब पूरी चीज़ों को क्या करता है, एक में मिला लेता है। तो ये भी हैंड्स ऑन लर्निंग होता है, लेकिन इसके साथ ये जब एक फॉर्मेशन किया ना कि सबको जोड़ दिया थियरी के माध्यम से, तो ये कन्वर्जन होगा कि हैंड्स ऑन लर्निंग और इसके साथ ही आपका थियरी। फिर आता है आपका डाइवर्जर। डाइवर्जर का मतलब कि सबके लिए वो अलग अलग होगा। तो ये सबके लिए अलग अलग क्या होता है, उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस ही तो होंगे ना, कि आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे। और एसिमिलेट करने का काम कौन करता है, तो वो आपकी थियरीज़ और फैक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ठीक, तो अभी ये हम ऑप्शन में देख लेंगे, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये कि एकोमोडेटर मतलब कि जो चीज़ आप आराम से अपने हाथ से एकोमोडेट कर पाएँ। सो हैंड्स ऑन लर्निंग, जो चीज़ कन्वर्ज होगी तो वो भी कन्वर्ज होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे और वो थ्योरी में बंधा होगा। और डाइवर्ज जो सबके लिए भिन्न भिन्न होगा, और एसिमिलेटर जो कि आपके थियरीज़ और फैक्ट्स होंगे। तो देख लेते हैं हम A3 और D4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कह रहा है कि स्किनर के अकॉर्डिंग बच्चों में भाषा का जो विकास है वो किस कारण से होता है। ट्रेनिंग इन ग्रामर, इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, इन्नेट एबिलिटीज़ और मैचुरेशन। मैचुरेशन की बात ये करते नहीं हैं, इन्नेट एबिलिटीज़ मानते नहीं, ट्रेनिंग को मानते, लेकिन ग्रामर में ट्रेनिंग के कारण नहीं होता है। ये एक दूसरे को कॉपी करने के कारण और बच्चों को प्रोत्साहित रेनफोर्समेंट देने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी, यहाँ पे कह रहा है आपकी टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी क्या होती है। टेक्नो, पहले वर्ड्स को तोड़िए। टेक्नो का मतलब यहाँ टेक्निकल है, पेडागोजिक का मतलब पेडागोजी आपका, और कॉम्पिटेंसी आपको पता है दक्षता। Science of using technology in teaching, a science technique of combining principle of technology and principle of teaching, a set of skill of interweaving technology into teaching and learning both scientifically and aesthetically, or competence to develop technology pedagogic सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसको पढ़ने के बाद ही आपको ये लग रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो ज़्यादा सही है और अप्रोप्रिएट है, और वो बता भी रहा है कि ये क्या है, एक स्किल है जो इंटरवीविंग जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को टीचिंग और लर्निंग में चेंज किया, टेक्नोलॉजी को टीचिंग और लर्निंग में इंक्लूड किया, नॉट चेंज किया, और ये दोनों तरीके से साइंटिफिकली भी और बहुत ही एस्थेटिकली भी। ठीक है, यही आपका है टेक्नो पेडागोजिक कॉम्पिटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ मेन अप्रोचेज इन एंड्रागोजी। एंड्रागोजी मैंने बताया है आपको, उसमें बताया भी था कि पेडागोजी में, एंड्रागोजी में और ह्यूटोगोजी में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फोकस क्या है एंड्रागोजिकल अप्रोच का, ऑन सेल्फ डायरेक्टेड कोऑपरेटिव एंड 2 वे लर्निंग प्रोसेस। एंड्रागोजी में मोटिवेशन ऑफ लर्नर इज़ बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, इंट्रिंसिक पे ही रहता है और ये मोटिवेशनल अप्रोच है। देखिए तीनों चीज़ें ही सही बोल रहा है ये, कि पहला तो एंड्रागोजी आपको ये याद रखना है, ए से एंड्रागोजी और ए से एडल्ट लर्निंग।
ठीक, एडल्ट लर्निंग, एंड्रागोजी के लिए मैल्कम नोल्स का नाम काफ़ी फेमस है। और एंड्रागोजी जो है पूरी तरीके से आप मानिए कि ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, ठीक, पीयर लर्निंग, ये सारी चीज़ें। और मोटिवेशन का इसमें काफ़ी रोल होता है, क्योंकि अगर आप बड़े हैं, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और मोटिवेशन में भी कौन सा मोटिवेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल वाला नहीं, इंटरनल या इंट्रिंसिक वाला मोटिवेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से आपको पहचानना है, देखिए आईवी, डीवी और इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं समझेंगे तो ऐसे ही कन्फ्यूज्ड रहेंगे। देखिए पहले आईवी और डीवी को समझते हैं। व्हाट इज़ आईवी? आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर है, और डीवी क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम आश्रित चर कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, और वो ये याद रखना है कि जब भी हम आईवी की बात करते हैं, स्वतंत्र चर, वो स्वतंत्र है, इसको मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट, बढ़ाते या घटाते हैं। किसको? आईवी को, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या मतलब इसी के ऊपर हम अपने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसके जो मैनिपुलेट किए, जब इसको बढ़ाए, तो अब इस डीवी में देखते हैं उसके इफ़ेक्ट को, प्रभाव को, कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं। इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, ये चेक करते हैं। मतलब कि चेंज इन आईवी से हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट को देखना चाहते हैं डीवी के। और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो उसके बीच का है, ठीक है, जो उसके बीच का होगा वो आपका क्या होगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल यहाँ पर होगा। समझ में आया? अगर हम बात करें इंटरवेनिंग का, तो ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंट की, तो जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसमें हम जिस पर देखते हैं उसके प्रभाव को, वो आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए प्रेडिक्टर वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू, या आउटकम। देखिए आउटकम तो इंडिपेंडेंट को हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने उसको चेंज किया है। आउटकम हम रिजल्ट या इफ़ेक्ट किस में देखेंगे? वो तो हम डिपेंडेंट में देखेंगे ना। तो इंडिपेंडेंट इसमें क्या है? प्रेडिक्टर वेरिएबल, जो बताएगा कि भाई किसके कारण सब चीज़ हो रहा है। प्रेडिक्टर वेरिएबल इसका क्या हो जाएगा? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अगर वहीं हम बात करते हैं डिपेंडेंट की, तो ये आपका आउटकम में हो जाएगा। और इंटरवेनिंग जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताए, तो A1 B3 और C2, A1 B3 C2, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको आईवी और डीवी वाला कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे भी आपको दिया है होल टू पार्ट कौन गया, सेल्फ स्टडी पे किसने किया, और सेंसेस के ट्रेनिंग पे किसने किया। ठीक, होल टू पार्ट मतलब कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो पहले समग्र में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप उसके फेस को देखिए, तो आप उसके फेस को ओवरऑल देखेंगे। रास्ते में जब आप बाइक स्कूटी चलाते हुए जाते होंगे या ऑटो से जाते हैं, तो आप किसी भी पर्सन को देखते हैं तो आप उसके ओवरऑल बॉडी को देखें, ना कि उसके किसी एक पार्ट को आप देखें कि हाँ उसकी आंखें देखें, उसके नाक देखें। ऐसा नहीं होता, हम ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं। और ये अप्रोच किसका है? जेस्टाल्टवादियों का है, कि हम वी सी द वर्ल्ड एज इट इज़, नॉट एज इट इज़ बट एज वी परसीव, इसकी बात करते हैं। इसके साथ ही जेस्टाल्ट कहते हैं हमेशा होल की बात, कि आप समग्र में देखते हैं, उसके पार्ट्स को बाद में आप देखते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी की बात किसने की है? तो सेल्फ स्टडी की बात जो है वो डाल्टन ने ही की है। बिल्कुल सही है ये, कि सेल्फ स्टडी की बात डाल्टन करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस की ट्रेनिंग में मॉन्टेसरी और फ्रोबेल का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोग का कहना है कि आप जितने अधिक से अधिक सेंसेस को बच्चे के लर्निंग में इन्वॉल्व करोगे, उसकी लर्निंग उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। तो ये तो आपका 1 2 3 एज इट इज़ ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल और कल्चरल प्रोसेस। तो बच्चे की एजुकेशन जो है वो सोशल एजुकेशन, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी, समाज और उसके कल्चरल फोर्सेस द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये रिकन्स्ट्रक्टिविज़म का मानना है कि सोसाइटी में जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी की एजुकेशन को, सोसाइटी के लोगों को शेप करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन? श्री अरबिंदो। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बताती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कराया है, पूरा रिटन भी है कि किसने कौन सी एजुकेशन का क्या पोर्शन दिया है, तो ये तो आप बिल्कुल भी चाहकर भी भूलिएगा मत, ठीक। पिच ऑफ अ टीचर वॉइस इन अ क्लासरूम इज़ डिस्क्राइब्ड एज, अगर हम बात करें कि एक शिक्षक का जो वॉइस है वो क्लासरूम के लिए कैसा यूज़ डिस्क्राइब करेंगे हम, तो ये नॉन लिंग्विस्ट तो होंगे नहीं, पैरा लिंग्विस्टिक करेक्ट है, पैरा लिंग्विस्टिक की तरह ये वर्क करेंगे। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया था गार्डनर द्वारा, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी? इंटेलिजेंस इज़ नॉट इंटायरली जेनेटिक, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने यही तो बताया कि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस जन्मजात होती है या जन्म से आपको जो मिल गई वही रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ठीक है। इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर, तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस जो एक्वायर कर रहे हैं, मतलब जो हम समाज से सीख रहे हैं, वो उसका भाग है, वो जेनेटिक भी है और कुछ आप अपने प्रैक्टिस से भी सीखते हैं, तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही नहीं है। इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड एज बर्थ, तो बिल्कुल आप अगर देखें तो पहला फैक्टर अगर आपने येस किया है, आपको पता है कि वो जेनेटिक नहीं है, तो फिर बर्थ से फिक्स कैसे हो गया? तो दोनों ऑप्शन हैं, तो अगर आप पहले को कट करेंगे तो आपको थर्ड भी कट करना पड़ेगा, तो इसलिए पहला सही है, तो तीसरा भी उसी के साथ सही कि इंटेलिजेंस बर्थ के साथ फिक्स नहीं है। देयर इज़ लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, तो भाई ऐसा कहाँ हुआ? अब देखिए बी का चौथे के साथ इन्होंने एसोसिएट कर दिया है कि भाई पहले इन्होंने कहा कि वो एक्वायर्ड है, फिर उन्होंने कहा है कि उसको जो है डेवलप करने का बिल्कुल कोई होप ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं सही है। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर एंड ग्रो, ये ऑप्शन ठीक है कि इंटेलिजेंस को आप नर्चर भी कर सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट कि आप बच्चे को कैसे इन्वॉल्वमेंट में रख रहे हो। सो कौन कौन सा सही था? एक तो पहला सही है, उसके बाद तीसरा सही है और उसके बाद पाँचवा, 1 3 5, ऑप्शन नंबर बी। लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट, ठीक है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलैबोरेट एन आंसर, ठीक। इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड एट बर्थ, ये बात भी ठीक है कि इंटेलिजेंस बर्थ के साथ फिक्स नहीं है। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत सही है। फिर preventing misbehavior with a minimum of class disruption, organizing what is to came and summarizing what has gone before। अब देखिए इस क्वेश्चन में चीज़ें सारी सही दी हुई हैं, बट एक बार फिर आप क्वेश्चन को रीड करिए। लिस्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, अगर आपसे इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को पूछ रहा है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस का क्या काम है, ज़रा बताइए मुझे। यही हम लोग गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। देखिए इंटेलिजेंस की तो कोई बात ही नहीं ना है यहाँ पे कि जब अगर इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है तो उसको उनको बुद्धि से कोई मतलब नहीं कि वो फिक्स रहे या न रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 तो जिसमें है पहले आप उसको कट करिए। 3 जिसमें है ये गया, ये गया। अब बचता है आपका कि वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर आपके टीचर आपको अलग अलग मोड में पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा या कम आएगा? सोचिए, बिल्कुल सही, ज़्यादा आएगा। तो 4 तो ठीक है। प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, टीचर क्या करेगी? मिसबिहेवियर को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो, और कम से कम ये चाहेगी कि उसकी क्लास डिस्टर्ब हो, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन आएगा कि भाई क्या व्हाट इज़ टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, सॉरी उसको टीचर ऑर्गेनाइज़ करेगी कि क्या आगे आने वाला है और क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें टीचर करेगी। तो ये हमेशा तो टीचर नहीं ना करेगी कि क्या आने वाला है उसको भी बताएगी फिर समराइज़ करेगी। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे जो अप्रोप्रिएट पॉइंट है वो 5th आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 5th भी है और आपका 4th भी है, 4th और 5th दोनों है। देखिए 4th 5th इसमें भी दिया है, 4th 5th इसमें भी दिया है। अब या तो 1 या तो 6, 1 देखते हैं और 6 देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। डायरेक्ट ऑडिबल और ओरल डिलीवरी, सभी बच्चों को डायरेक्ट ऑडिबल और ओरल डिलीवरी दी जा रही है और यहाँ पे समराइज़ करने की बात की जा रही है। तो देखिए 6 उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि 1 है, क्योंकि 1 में सबको इंगेज किया जा रहा है। सो 1 ज़्यादा सही है, तो 1 4 5 के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। करिकुलम का मतलब क्या होता है भाई? देखिए करिकुलम और सिलेबस दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने डिफरेंस भी कराया हुआ है, अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। आपका पूरा जो बेस कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर 1 का, अगर क्वेश्चन आपके पेपर में गलत होते हैं उस पॉइंट से तो निश्चित ही उसके बाद आपके क्वेश्चन उससे गलत नहीं होंगे। तो करिकुलम में आपका इन और आउट ऑफ दोनों होता है, इन और आउट। करिकुलम जो है वो आपका लैटिन वर्ड क्यूरेरे से बना है,
जिसका मतलब होता है रेस ट्रैक, ठीक है, दौड़ने का मैदान। तो करिकुलम में दोनों चीज़ें आएंगी, चाहे आप स्कॉलिस्टिक को लो चाहे आप नॉन स्कॉलिस्टिक को लो। तो ऑल द एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस चाहे इन द क्लासरूम हो या आउटसाइड द क्लासरूम हो, विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, यही आपका करिकुलम होगा। फैमिली किसका एजेंसी है भाई? फैमिली इनफॉर्मल एजुकेशन का है, फॉर्मल कह देगा तो स्कूल हो जाएगा। डिलिक्वेंसी किस उम्र के बच्चे करते हैं? डिलिक्वेंसी जैसे हम पढ़ते हैं ना, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बाल अपराध, तो ये 7 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं इनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज़ बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ लर्निंग। 5E को हमने काफ़ी अच्छे से और ट्रिक के साथ समझा था, मैंने आपको बताया था गैगने की थियोरी के साथ ही कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर आपका जो है इवेलुएट है, और इवेलुएट के पहले भी एक है आपका 5E जो है ये, तो उसको कैसे करना है। अब ये आपसे किस लर्निंग थियरी के थ्रू हुआ? लर्निंग emerge फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ क्लास, लर्निंग अकर थ्रू द सर्च ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लर्निंग कैसे होती है कि जो ज्ञान का स्ट्रक्चर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको एक तार्किक आधार के बल पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे वो 5E कंस्ट्रक्टिविज्म के आए हैं। लर्निंग इज़ कॉन्टिजेंट अपॉन द सोशियो इमोशनल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम। ऐसा नहीं है कि लर्निंग इज़ परसीव्ड चेंज इज बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ टीचर मोटिवेशन। लर्निंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि टीचर मोटिवेटेड रहता है, लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है 5E कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। A teacher give a lot of positive and negative example to support his or her presentation in the classroom। अब ये किस तरह के लेवल ऑफ टीचिंग है? तो अगर टीचर जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है और बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, टीचर को अपना लेक्चर फिनिश करना है, प्रेजेंटेशन फिनिश करना है, और वो दोनों तरह के एग्जाम्पल्स को दे रहे हैं, तो बच्चे किस लेवल के हैं? तो बच्चे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इसमें सही है? द मेन मेथड मेनली यूज बाय टीचर इज़ एनालिटिकल सिंथेटिक। बिल्कुल ठीक बात है कि पहले तो वो कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करेंगे जिसमें कि एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ, मतलब कुछ चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताएंगे, फिर सम अप करेंगे, फिर कुछ चीज़ों को एक बता के तोड़ेंगे। द बुक्स इज़ अ गुड सोर्स इफ़ कंटेंट आर इलिस्ट्रेटिव। बुक एक अच्छा सोर्स है अगर कंटेंट उसके अच्छे दिए हुए हैं तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर शुड बी डेवलप एन इंक्वायरी माइंड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि टीचर का ऑब्जेक्टिव एक इंक्वायरी माइंड होना चाहिए, बच्चे को क्रिएट करे कि बच्चा हर चीज़ में इंक्वायरी करे कि ऐसा क्यों है, कैसे है। अ टीचर मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग। ये भी आपकी बात सही है कि टीचर मोटिवेट करता है, कैसे करेगा? थ्रू हिज एक्शन, नॉट ओनली थ्रू हिज वर्ड्स। टीचर जैसा करेगा बच्चे उसको देख के वही करेंगे। अ टीचर शुड बी कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरियन। बिल्कुल ठीक बात है, सारे स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, तो आप सारे के साथ जाइए जब आपको ऑप्शन में अवेलेबल और कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हम कैसे जज कर सकते हैं? तो टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को जब जज करेंगे तो तभी जब आपका टीचिंग कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो उस समय पे हम क्या करेंगे कि बच्चे का जो आउटकम आएगा, जैसे रिज़ल्ट है, तो हम एक चीज़ देखते हैं रिज़ल्ट में कितने मार्क्स हैं, कितने ग्रेड हैं, कितने क्रेडिट्स हैं, कितने CGPA हैं, और उसके बेस पे क्या बताते हैं कि अच्छा तो तुमने अच्छी पढ़ाई की होगी, इस क्लास में तुम अच्छे थे। तो वो इफ़ेक्टिवनेस हमें कैसे पता चलती है? तो वो इफ़ेक्टिवनेस हमें लर्निंग आउटकम से पता लगती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी लेवल पे टीचर जो है किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है अपने टीचिंग में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज़। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उनको रोट मेमोराइजेशन कराना है, रिकॉल कराना है, तो उसके लिए डेटा का ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट या अमंग फैक्ट, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, ये भी बात सही है कि सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होगा ताकि उनका जो रिप्रोडक्शन हो, मतलब दोबारा से जो रिकॉल वो कर पाएँ वो ईजिली कर पाएँ। क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल की
दे दिया कि रिफ्लेक्टिव लेवल का होगा। मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, ये बिल्कुल सही है कि जो फैक्ट है उसके ऊपर मास्टरी करना। 2 का टेबल है तो बिल्कुल याद हो जाए। सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, तो अभी वो अलग नहीं कर पाएगा। तो मेमोरी लेवल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1, 3 और 5 हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी। 2 स्टेटमेंट दिया है, द कोर ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट विद इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। ठीक बात है, गलत नहीं है कि ये इसका है। द मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है किसका, लर्निंग इन्वायरमेंट का। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देगा कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, तो वो आपको बताना है। देखिए पहला वाला तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा है मॉडल ऑफ टीचिंग, ये कह रहा है नॉट अ डिस्क्रिप्शन। अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं तो क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग यही तो हमें बताता है ना कि जो उसके अलग अलग कोर एलिमेंट्स हैं, सिंटेक्स है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, फोकस किस पे है, सोशल सिस्टम क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है। सो ये नॉट वाली स्टेटमेंट यहाँ गलत है। ठीक, 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट पर्सनल कॉम्पिटेंस, इसमें से कौन सा आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों के लिए भी तदानुभूति, मतलब बिल्कुल वैसी ही फीलिंग करना जैसे कि आप खुद के लिए कर रहे हैं। मोटिवेशन, देखिए एम्पैथी कॉम्पिटेंस पे नहीं आती है, दक्षता। एम्पैथी का होना वो आपकी पर्सनल क्वालिटी ही है, अच्छी चीज़ है वो, बट वो कॉम्पिटेंस दक्षता में नहीं है। ठीक, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ में दक्ष होना चाहते हैं तो मोटिवेशन आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टैंड कराने में मदद करती है। इसके बाद है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल है ठीक है, लेकिन वो पर्सनल कॉम्पिटेंसी में उतना हेल्प नहीं करेगी जितना आपको सेल्फ अवेयरनेस कर देगा। स्व के प्रति जो आपकी चेतना है, स्व चेतना, वो कॉम्पिटेंस में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड सेल्फ रेगुलेशन, और ख़ुद को रेगुलेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ जो कि सिर्फ आपसे रिलेटेड है वो आपकी क्या करेगी, पर्सनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगी, जो आपके व्यक्तिगत दक्षता है उसको बढ़ाएगा। तो 2 ठीक है, और तीसरा सोशल स्किल्स तो उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, और सेल्फ रेगुलेशन 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी। एज सजेस्टेड बाय यूजीसी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इज कॉल्ड दीक्षारंभ। यूजीसी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है दीक्षारंभ। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, इंगेज विद द न्यू स्टूडेंट एज सून एज दे कम इनटू द इंस्टीट्यूशन बिफोर रेगुलर क्लास स्टार्ट। The student learn about the institutional policy, process, practices, cultures and values, and their mentors group are formed. Which of the following policy cover under दीक्षारंभ? तो दीक्षारंभ में क्या क्या किया जाता है? ठीक है, देखिए दीक्षारंभ की अगर हम बात करें तो ये आप याद रखेंगे कि ये यूजीसी के द्वारा है, सजेस्ट किया गया है कि इंडक्शन प्रोग्राम। पहला तो आपको नाम पता हो। दूसरी चीज़ इस दीक्षारंभ में है कि जब कोई भी बच्चा, मान लीजिए आपने यूजीसी के अंतर्गत किसी भी संस्थान में आपने क्या किया, दाखिला लिया, जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसके पहले 1 दिन का आपका होगा दीक्षारंभ। ठीक, उस दिन आपको वहाँ के फैसिलिटीज़, वहाँ के पॉलिसीज़, कल्चर, वैल्यूज़, इन सब के बारे में बताया जाएगा और मेंटर ग्रुप फॉर्म किया जाएगा। तो ये क्या है, सोशलाइजिंग। ठीक है, सोशलाइजिंग है तभी तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सोशलाइज कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, गवर्न किया जा रहा है, जी गवर्निंग भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटर ग्रुप का भी तो फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सपीरियंसिंग भी है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के साथ एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करोगे और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ तो होंगी। तो सारे पॉइंट्स इसमें सही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें गलत है। 1, 2, 3, 4, 5। ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ आपको क्या करना है भाई, मैच करना है। प्री सर्विस, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग और इन सर्विस। ठीक है, देखिए प्री सर्विस का मतलब है कि अगर आपने कहीं पढ़ा रहे हैं उसके पहले, और इन सर्विस का मतलब उसके दौरान। प्री सर्विस जो है वो क्यों किया जाता है, जैसे आपने बीएड किया तो बीएड एक तरह से प्री सर्विस में माना जा सकता है, और अगर आप काम करते हुए, कहीं पढ़ाते हुए आपको ट्रेनिंग में जाना पड़े तो वो इन सर्विस है। तो प्री सर्विस आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा।
अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, अगर आज आप दे रहे हैं एजुकेशन से, चाहे आप एमए एजुकेशन कर रहे हो बीएड करके या एमएड कर रहे हो, तो जो प्री सर्विस आपका है, पहले अगर आपको पता हो तो आपको बच्चे के बारे में बीएड के पहले कुछ नहीं पता कि बच्चे का लर्निंग इन्वायरमेंट भी अलग होता है, बच्चे अलग तरीके से सीख सकते हैं, बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए, कुछ नहीं पता। तो आपको क्या किया गया, बीएड इज़ अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या किया गया आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड किया गया जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। प्रैक्टिस टीचिंग क्या है, आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक्वेंट न्यू एंट्रेंट्स विथ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अक्वायर कर रहे हैं, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग, अगर हम बात करें किसकी, कि इंडक्शन ट्रेनिंग आपका क्या है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम जो है यहाँ पर इंडक्शन करते हैं कि हमें नए नए स्किल्स हैं, जैसे हम माइक्रो टीचिंग करते हैं वो भी स्किल के लिए है, वैसे ही इंडक्शन और इन सर्विस वो उस संस्था में पढ़ाने के टाइम उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव को क्लियरली आपको पता होना चाहिए। A2, B1, C3 और D4। ठीक है, डी का तो ऑप्शन इसमें इन लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, बट आपको पता है तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉडल्स ऑफ टीचिंग से देखिए क्वेश्चन है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो कि आपका ब्रूनर का है, इसके ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है, presentation of learning task material, strengthening cognitive organization, presentation of advanced organization and clarification of students problem। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वो ये कि जब हम क्लैरिफाई कर देंगे कि बच्चे तुम्हारी समस्या क्या है, तो वो तो सबसे आखिरी स्टेप होगा और वो आप ऑप्शन देखकर भी पता कर पाएंगे, क्योंकि डी देखिए 3 में ज़्यादातर ही दिया है नीचे ही। ठीक, ये लास्ट हो गया। अब शुरू हमें कहाँ से करना है, तो अगर आप पहले ही लर्निंग और टास्क मटेरियल को प्रेजेंट कर दोगे फिर आप एडवांस ऑर्गेनाइज़र को प्रेजेंट करोगे, तो ऐसा नहीं, पहले आप एडवांस ऑर्गेनाइज़र को प्रेजेंट करोगे। देखो ये जो पूरा है एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल आपका, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो चीज़ बताई गई है उससे थोड़ी और आगे की चीज़ों को बताते हैं। तो पहले हम उसको प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रोवाइड करने के बाद तब उससे संबंधित पहले आप कंटेंट न ले आओगे, पहले बच्चे के सामने टॉपिक रखोगे, उसके बाद आप उससे रिलेटेड टीएलएम या मटेरियल को प्रोवाइड करोगे। पहले थोड़े दिखा दोगे, देखो मैं ये लाया हूँ, चलो अच्छा ये कंटेंट देखा जाए, ऐसा नहीं। पहले आप कंटेंट का नाम बताओगे, उसके बारे में बताओगे, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताओगे, उसके बाद उससे रिलेटेड टीएलएम को दोगे। ठीक, उसके बाद आप उसके कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करोगे, मतलब कि जो नई इन्फॉर्मेशन है उसके साथ पुरानी वाली को जोड़ोगे, जोड़कर बताओगे और उसके कॉग्निशन को और स्ट्रेंथन प्रोवाइड होगा और लास्ट में बच्चे की प्रॉब्लम का समाधान होगा। तो सी, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें कि हाईएस्ट कौन सा है, तो आपको अगर याद हो तो कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन एक इफेक्टिव डोमेन का है, एक साइकोमोटर डोमेन का है। और अगर हम बात करें आपके कॉग्निटिव डोमेन में तो उसमें कौन है, इवैल्यूएशन। तो वही जो आपने तीनों डोमेन पढ़ा है ना, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर, इनके जो लास्ट वाले हैं, लास्ट कह लें सबसे हाईएस्ट कह लें, उसी को यहाँ पूछा है। तो इसमें इवैल्यूएशन दिया है तो इवैल्यूएशन कर देंगे, यहाँ पे आपका कैरेक्टराइजेशन होगा और यहाँ पे आपका नेचुरलाइजेशन होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, बी डी इज़ करेक्ट। द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय ए टीचर, वो क्या है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी की बात की जा रही है कि अलग अलग तरीक़ों से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आइटम को, दैट इज़ इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोहेरेंट करिकुलम, में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये ऑर्गेनाइज्ड होती है और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए डेलिबरेटली बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये एकेडमिक गैप्स और नीडलेस रेपिटेशन से फ्री होती है, मतलब कि इसमें जो एकेडमिक का गैप है, जो नॉलेज गैप है वो नहीं होगा और रिपीटेशन इसमें नहीं है फालतू की। इट इज़ अलाइंड अक्रॉस लेसन, कोर्सेज, सब्जेक्ट एरिया एंड ग्रेडेड लेवल। ठीक है,
कोहेरेंट करिकुलम से बिल्कुल सही बात है कि ये आपका डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज़ की जाती है ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके। इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, न्यू कंटेंट देखने को मिलेंगे, एकेडमिक गैप्स नहीं है इसमें, ठीक। और ये अक्रॉस लेसन, एक लेसन से दूसरे लेसन में कोर्सेज, सब्जेक्ट एरिया और ग्रेड लेवल में अलाइन किए गए हैं, मतलब उससे जोड़े गए हैं। तो तीनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द कोल्बे एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये ऑप्शन अगर आपको नहीं पता होगा सो यू गेट डेफिनेटली गेट कंफ्यूज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर करते हैं, फिर फील करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए देखना तो लास्ट में होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप सबसे आखिरी में देखोगे तो आप बिना देखे आपने सोचा कैसे, मान लीजिए सोच भी लिया तो कर कैसे लिया बिना देखे, ठीक। तो ये वॉच वाली तो ऐसे ही चीज़ ख़त्म। सोचना, देखिए थिंक सबसे लास्ट में दिया है। क्या आप किसी भी कार्य को देख लेंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे? बिना सोचे आप करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एक मॉडल बनाना है, उसको एग्जाम्पल मिल लीजिए, मॉडल बनाना है, तो मॉडल अगर आपने पहले जब तक देखा नहीं, समझा नहीं, किया नहीं, तो आप कैसे कर लेंगे? तो आपको ऐसा लगता है कि आप सोचेंगे, सबसे आखिरी में मॉडल बना लेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ अब चलते हैं देखने, तो ऐसा नहीं है। तो थिंक वाला तो जिसमें लास्ट में दिया है वो वैसे ही नहीं होगा। सबसे लास्ट में अगर आप कुछ करते हैं तो वो आप करते हैं जब आपने देख लिया, सुन लिया, जान लिया, महसूस कर लिया, और एट द एंड आप उसको बनाने जाते हैं, ऐसा ही है। सबसे पहले फील करेंगे, फिर उसको देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे कि अच्छा ये मैंने महसूस ऐसा किया था और वो दिखा ऐसा, तो अब उसके बीच में मैं कैसा कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद करेंगे। तो फील, वॉच, थिंक एंड डू, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। अगर कोई क्वेश्चन पेपर है उसकी अच्छी खासियत क्या नहीं है? ऑब्जेक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्टिविटी का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पेपर में सब्जेक्टिविटी होगी तो वहाँ पे आपका बायसनेस आ जाएगी, मतलब कि टीचर का पर्सपेक्टिव उसमें इन हो जाएगा, और वो जो है आपके जब आप असेसमेंट करेंगे तो उसमें क्लियरली विजिबल होगा। पेडागोजी इज़ डिफाइन सिंपली एज द मेथड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी को सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेथड है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग की, ठीक। तो ये आपका करेक्ट है। द डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय अ टीचर डिपेंड्स अपॉन हिज टीचिंग, टीचर डिपेंड्स अपॉन हिज टीचिंग प्रेफरेंसेज इज़ एक्सपीरियंस एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट ही टीचेस इन। तो यहाँ कह रहा है कि पेडागोजी सिंपली वो तरीके, वो मेथड है, वो प्रैक्टिस है जिसके थ्रू टीचिंग कराते हैं, ठीक है। और जो कंटेंट की डिलीवरी है टीचर द्वारा वो उनके टीचिंग के प्रेफरेंसेस पे, उनके अनुभवों पे, उनके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा 43 का ऑप्शन नहीं लिया है मैंने, ओके। सो ये आपका सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये क्वेश्चन जैसे एजर्शन और रीज़न का था, तो देखिए इसमें दोनों के दोनों सही तो हैं, क्योंकि पेडागोजी के बारे में भी ठीक दिया और टीचर के बारे में भी ठीक दिया। लेकिन अगर आपसे कह रहा है ऑप्शन में अगर है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेडागोजी के बारे में बात की गई और यहाँ पे टीचर के ऊपर सेंटर्ड हो गया कि कंटेंट की डिलीवरी अगर टीचर कर रहा है तो वो किन किन चीज़ों पे बेस्ड है, और यहाँ सिंपली पेडागोजी के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, हाँ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, हाँ देखिए इसके जो ऑप्शन हैं वो वैसे ही आपको दिए हुए हैं कि एक्सप्लेन करता है ए को करेक्टली या नहीं करता है, या सिर्फ ए करेक्ट है या सिर्फ आर करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि पहले में पेडागोजी की बात की जा रही है और दूसरे में टीचर के भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, कॉन्टेक्स्ट को, इन चीज़ों को। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप कंटेंट की डिलीवरी कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को साथ रख के, सो उसमें भी तो पेडागोजी का ही प्रयोग आप करते हैं ना। तो ये दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है और उसको करेक्ट भी एक्सप्लेनेशन सही करता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टीचर का प्रेफरेंस, मतलब टीचर का जो वरीयता होगी तो वो किस पे करेंगी, वो पेडागोजी को जब समझे रहेंगे तभी तो वो कर पाएंगे, ठीक। माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव। देखिए इसमें से बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड ज़्यादा होते हैं और जो डिफ़िकल्ट हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जनरल हैं तो मैं उनको नहीं लिया है, जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसको करने में आपको प्रॉब्लम होगी, और इसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहा है, तो मैंने उनको लिया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, और मैक्सिमम चीज़ों को मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बताया हुआ है।
माइक्रो टीचिंग सबसे इफेक्टिव कब होता है? ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या हमेशा? देखिए, अगर आप माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को, तभी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप क्लास में अपनी एक एक स्किल को सीख रहे हैं तभी आपके अंदर चेंजेस हो जाएंगे। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहाँ थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि वहाँ तो आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में ना करेंगे, वहाँ थोड़े आप एक एक स्किल के ऊपर वर्क करेंगे, वहाँ तो आपको पूरा पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि टीचिंग प्रैक्टिस पे एक एक स्किल के साथ, तभी उसको चेंज करना है। माइक्रो टीचिंग किन बच्चों के लिए यूज़फुल है? तो ये चाहे प्राइमरी के हो चाहे हायर बच्चे हो, दोनों के लिए ये जो है आपका अच्छा काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज अ पायनियर इन माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले शुरुआत भी कहाँ हुआ था? आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत है DW एलन और इन्होंने की थी, तो ये लोग जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मेन कंपोनेंट? अगर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर देना है, मतलब कैसे पढ़ाना है, उसका तरीका इसमें बेसिक क्या है, तो जो बेसिक टीचिंग मॉडल है बाय रॉबर्ट ग्लेजर, याद है आपको? रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा जो बेसिक टीचिंग मॉडल दिया गया है, उसमें जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो उसका क्या है? मेन अप्रोच है या मेन कंपोनेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जॉन डीवी की, कि जॉन डीवी अपने मेथड में सबसे ज़्यादा किस पर बल देते हैं, तो जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग पर ही बल देते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, सिंपोजियम क्या है? एक तरह का डिस्कशन मेथड है, एक तरह का वार्तालाप है जो कि डिस्कशन करते हैं, वो सिंपोजियम है। क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूज़फुल। क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं? ताकि ये पता लगे कि बच्चा क्लास में था कि नहीं, तो एक्टिवनेस को पता करने के लिए। एंश्योरिंग स्टूडेंट द एक्टिव पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कोर टीचिंग स्किल्स ठीक है। ठीक, क्वेश्चनिंग इसका कंपोनेंट है, अभी ऊपर ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ये जो है पहली चीज़, तो ये मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, बल्कि ये माइक्रो टीचिंग स्किल्स को हम इसमें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू टीच। ठीक, बट ये मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द मेन कंपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम दिया है और पूछ रहा है कि ये किसके मेन कंपोनेंट है। तो देखिए, जो ह्यूरिस्टिक, आपको याद रखना है, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके मेन कंपोनेंट हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के तो आपके किलपैट्रिक हो जाएंगे, जॉन डेवी के शिष्य। ठीक, इसके अलावा ह्यूरिस्टिक के आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक, डिस्कशन मेथड कब यूज़फुल है? अगर टॉपिक जो है बहुत आसान, बहुत डिफ़िकल्ट है, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या सभी सिचुएशन में। देखिए, डिस्कशन सभी सिचुएशन में अच्छा काम करती है, चाहे आपको थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, डिफ़िकल्ट है, तब भी आप टीचर के साथ डिस्कस करके उसको इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़फुल है, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बना रही है और इफ़िशियंट बना रही है। वो इसलिए नहीं अच्छी क्योंकि उसको फेमस इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो नीड ऑफ एन आर। देखिए, नीड ऑफ एन आर तो है, ज़रूरत का तो है, लेकिन वो हमारे लर्निंग को इफ़िशियंट और जो है इफ़ेक्टिव बना रही है, इसलिए। विच कंपोनेंट माइट बी इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान? लेसन प्लान में डेवलपमेंट ऑफ आउटलाइन ऑफ लेसन, ये भी तो रहता है, और अलग अलग मटेरियल को प्रोवाइड करना ताकि अपने कंटेंट को क्लैरिफाई कर पाएँ। ठीक बात है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता ही है लेसन प्लान में, सबसे पहले तो होता ही है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो सारे के सारे इसमें हो जाएंगे आपके लेसन प्लान के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल और प्रैक्टिस जो है उसका सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसका क्या है? आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम। ठीक, प्रैक्टिस मेड इन, प्रैक्टिस किस में किया जाता है? तो प्रैक्टिस आपको याद रखना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसका मेथड का नाम ही है। रिपीटेशन पे रिपीटेशन, ये जो सोल्जर होते हैं ना, ये उनसे लिया गया, जो मार्च पास्ट करते हैं उनसे ये मेथड है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना, बार बार उसको करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी यूज़फुल, मेनली यूज़फुल फॉर टीचिंग? तो रोल प्लेइंग किस में अच्छा रहेगा सबसे? तो रोल प्लेइंग देखिए हिस्ट्री में, जैसे हिस्ट्री का कोई आपको पढ़ाना है इंसिडेंट, मान लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको पढ़ाना है कि उनके कैसे कैसे चीज़ें थी, क्या उनका सब कुछ था। ठीक,
तो आप रोल प्लेइंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और वो बच्चे याद भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को आपको बनाना है, उसमें से कोई एक छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाएगा, कोई एक आध दो इंसिडेंट आपको क्या करना है, पोर्ट्रे करना है। तो आप किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज, किसी बच्चे को कुछ और। तो जब आप ऐसा करके करेंगे तो वो बच्चों को लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में जाएगा और बच्चे वहाँ पे बहुत ही एक्टिव होकर के उस रोल को निभाएंगे। सो हिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ है। अब कॉलम ए को कॉलम बी से आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, पहला है लेक्चर मेथड। तो देखिए लेक्चर मेथड से हम अधिक से अधिक नॉलेज को दे पाते हैं। तो ए का 3 ये तो बिल्कुल आसान है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को दिखाएंगे, ठीक, तो दिखा रहे हैं तो वो आपका क्या है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अनुभव आपका बढ़ेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड में हम खोजबीन करते हैं, हैज़ टू सॉल्व ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। ह्यूरिस्टिक समझ आया कि वहाँ पे अपने से अपने एफर्ट्स के थ्रू हम डिस्कवर कर रहे हैं। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि डायनामिक और प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो ए का हो गया 3, बी का 2, A3 B2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, A3 B2, हाँ ऑप्शन नंबर डी। Which of the following methods condition must be met to make the discussion method in teaching more effective? इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, We need to ask each participant so that an easy topic is picked। भाई ऐसा नहीं करना है कि हम सबसे जाएंगे बात करने और फिर एक ईजी सा टॉपिक ले आएंगे डिस्कशन के लिए। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि डिस्कशन सभी सिचुएशन में आसान है, हो जाती है। सो हम वाई वी गो फॉर सो ईजी टॉपिक, द टॉपिक शुड बी डिक्लेयर इन एडवांस। टॉपिक को पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये काम अच्छा है अगर आपको इफेक्टिव डिस्कशन करना है कि टॉपिक आपने पहले से बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग रहेगा, क्लाइमेट चेंज रहेगा, फंडामेंटल राइट्स रहेगा। तो बच्चा क्या करेगा कि पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ जान के और पढ़ के आएगा। टॉपिक शुड बी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टॉपिक जो है वो कॉमन इंटरेस्ट का भी होना चाहिए। ये बात भी सही है डिस्कशन का, तभी सबका मन भी लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एक से ज़्यादा टीचर का रहना ज़रूरी है। क्योंकि टीचर ओनली फैसिलिटेट, आपको सिर्फ वो एक चैनल प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा उनका और कोई रोल नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको लैंग्वेज की फैसिलिटी दी जाए। अगर कोई इंग्लिश है तो उसको हिंदी वाला नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए आपको जो है करना है। तो लैंग्वेज एक है, एक टॉपिक को पहले से बता दिया और दूसरा उनके कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो 2, 4, 5 नहीं 2, 3, 5, हाँ 2, 3, 5 ए ऑप्शन ही है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर डिस्कवरी अप्रोच इज़ अ मस्ट फॉर लर्निंग विद कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर ब्रूनर के अकॉर्डिंग हम जाएं, ब्रूनर ने 3 फेजेस भी दिए थे, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लर्निंग के कंपोनेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है एक्टिवेशन, मेंटेनेंस और डायरेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला वाला ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। ठीक, कि एक्टिवेशन, एक्टिविटी और उनका एक्टिव रहना, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस मोड से उनको सिखाया जा रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेंटेनेंस, और उसको आप कितने देर तक मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब आप कितने टाइम तक बच्चे के उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हो और फिर लास्ट में उसको डायरेक्ट आप अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का सबसे एडवांटेज नहीं है। ठीक है, यूटिलाइज हो पाता है रिसोर्स, प्लानिंग अच्छी है, ये अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि टीम टीचिंग में टीचर पढ़ाएंगे तो उनको अधिक पैसा मिलेगा, अधिक सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन अ क्लासरूम हेल्प इन, अगर आप पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, आपको जो चीज़ नहीं आएगा आपका पार्टनर बता सकता है वो चीज़। ठीक, और रियलाइजेशन होगा वंस मिसअंडरस्टैंडिंग का, रैपोर्ट बिल्डिंग, क्वेश्चनिंग। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला है ये आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अ टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन, टीचर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो वो किस में कर रहा है। सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसमें टीचर दिखाता भी तो है, उसमें पोर्ट्रे भी तो करता है। लेक्चर में सिर्फ लेक्चर देगा, डिस्कवरी में कुछ फाइंड आउट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको देगा, बट वो जहाँ पे दिखाए और लेक्चर भी सही दे रहा है तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा।
दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नॉट नेसेसरली द फर्स्ट स्टेप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना जो है, पहले से बता देना, वो फर्स्ट स्टेप नहीं है। तो भाई ये तो पूरी तरह से गलत है। अभी हमने पढ़ा कि अगर आप कर रहे हैं डिस्कशन तो उसमें अगर आप एडवांस में टॉपिक बता दें तो वो इफेक्टिव होगा, तो ये तो उतना सही नहीं है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक क्लियर अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, ये बात ठीक है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई होंगे, अच्छे से होंगे, तो डेफिनेशन और जो उसके टॉपिक है उस पर डिस्कशन अच्छा होगा। तो ए गलत है और आर सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। टीम टीचिंग जो लाई है वो मेन अजम्पशन क्या है टीम टीचिंग का? टीम टीचिंग का सबसे अच्छा जो बात होता है वो ये होता है कि आपको एक टाइम पे कई टीचर्स के साथ आपको क्या मिल जाता है, कई के इनपुट एक टॉपिक पे, सिमिलर टॉपिक पे कई के इनपुट आपको एक साथ मिल जाते हैं। टीचर बोर हो जाते हैं, टीचर कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, सिंगल टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसी बात नहीं है कि सिंगल टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बोर हो जाते हैं। बेस्ट टीचर कैन बी शेयर्ड बाई मोर स्टूडेंट, कि अगर कोई अच्छा टीचर है, उनके पास टाइम उतना नहीं है, तो आप एक बार में ही क्या कर दो, सबको मर्ज करके उनको बता दो। डायलॉग मेथड वॉज डिस्कवरिंग द ट्रुथ वॉज गिवन बाई, तो डायलॉग मेथड किसने दिया है? तो डायलॉग मेथड यहाँ पे सुकरात ने दिया है। किसने दिया है डायलॉग मेथड? सुकरात ने, ठीक है। कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, डायलॉग सुकरात ने दिया है। और डायलेक्टिकल मेथड अगर कह ले, डायलेक्ट या डायलेक्टिकल मेथड, तो इसको देने वाले हीगल हैं। कौन है? हीगल, ठीक। और डायलॉग है तो सोक्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ CAI? काई का नहीं है। काई क्या है आपका? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ट्यूटोरियल मोड है, सिमुलेशन है, क्वेश्चन मोड, ड्रिल मोड। देखिए, ट्यूटोरियल है कि पहले आपको सिखाया जाता है, ड्रिल का मतलब फिर वो प्रैक्टिस करने को देगा, सिमुलेशन का मतलब फिर वो आपको कराएगा। बट क्वेश्चन मोड यहाँ पे नहीं होता है, आपके CAI में क्वेश्चन मोड जैसी चीज़ नहीं होती है। एक स्पेक्ट्रम में जो टीचिंग मेथड्स में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज डायलॉगिक? स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड, एक टीचिंग मेथड का पूरा के पूरा स्पेक्ट्रम है, उसमें हम किसको डायलॉगिक कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने को आप डायलॉग कहते हैं? तो नहीं कहते, तो 1 हटा लीजिए ऑप्शन से जिसमें है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और चॉक और टॉक मेथड, मतलब चॉक और टॉक का मतलब है कि चॉक से भी पढ़ाएंगे और बच्चों को लेक्चर के थ्रू भी बताएंगे, तो ठीक बात है, चॉक टॉक मेथड भी ख़राब नहीं है आपका। टीम टीचिंग बेस्ड इसका कोई हमें ज़रूरत नहीं कि अगर हम टीचिंग मेथड कर रहे हैं और डायलॉगिक है तो उसमें टीम टीचिंग हो ही। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। ट्यूटोरियल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो 2, 3 और 6 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल प्रेजेंटिंग मटेरियल टीचर शुड कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जब टीचर अगर किसी मटेरियल को प्रेजेंट कर रही हैं तो उनको क्या चीज़ का ध्यान देना है कि क्या स्ट्रक्चरिंग है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बैलेंसिंग और मोटिवेशन का भी ध्यान रखना है। तीनों चीज़ें ही सही हैं। टेक्नोलॉजी में जो टीचिंग है, इन टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मेकिंग द टीचिंग, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है टीचिंग को लर्नर ओरिएंटेड बनाती है। क्या बनाती है आपकी? लर्नर ओरिएंटेड। होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए इसमें से कौन सा आपका सही है? होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन के लिए। परमिट स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, अगर हम होल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं आएगी, तो इन स्टूडेंट को अपने पेस पर हम यहाँ पे करने को नहीं परमिट करेंगे। कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल्स और कंटेंट टू द इंटायर क्लास, देखिए होल ग्रुप का यहाँ पे आप एसोसिएट कर पाएँ तो होल का मतलब भी पूरा होता है और इंटायर क्लास के लिए आप वही सेम स्किल्स को लेकर के आ रहे हैं, तो ये सही चीज़ है। गिव अ टीचर अ चांस टू इंट्रोड्यूस न्यू स्किल्स एट लेवल सूटेड, देखिए जब आप इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो भी सारे बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन, होल क्लास के लिए, होल ग्रुप के लिए, तो आप उसमें जब होल ग्रुप आ गया तो उसमें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की बात ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना या फिर ओन पेस पर सीखना या फिर सभी बच्चों को अलग अलग लेवल पे स्किल्स को देना, वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। और ऑल अबव द होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा मेथड जो है सबसे अच्छा है? ठीक, वर्बल, ओरल, मल्टीमीडिया। देखिए मल्टीमीडिया तो अच्छा है लेकिन डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब इन सब में ये मुश्किल है कहना कि कौन सा इफ़ेक्टिव है
लेकिन हाँ, जो सिचुएशन पे डिपेंड करे वो सबसे इफ़ेक्टिव होता है, मतलब कि स्थिति सापेक्ष आपको किस तरह का यूज़ करना है। अगर वहाँ पे जो है बच्चों को नहीं पता, अगर आप किसी कह सकते हैं कि गांव में जा रहे हैं और वहाँ आप बहुत अच्छे से TLM लेकर के जा रहे हैं कि हम तो टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो बच्चों का एक्सपोजर उतना नहीं है, तो हो सकता है कि उनके लिए वो लर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपका कम्युनिकेशन से कैसे आपका इफ़ेक्टिव होगा, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन डिस्कशन के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि डिस्कशन ही है जिसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे। जब टॉपिक एक दिन पहले बता दिया जाए या एडवांस में बता दिया जाए और इसके साथ उनको क्या किया जाए, कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक हो। अब 2 लिस्ट दिए हैं, आपको दोनों में बताना है। एक्सपोजिटरी टीचिंग है, डिस्कवरी मेथड है, डिस्कशन मेथड है और पर्सनलाइज्ड मेथड है, और उसके उधर आपका जो है जो कि फैक्टर इसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं वो फैक्टर के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका है एक्सपोजिटरी मेथड। तो एक्सपोजिटरी मेथड को याद रखिएगा कि लर्निंग बाय डूइंग इसी के बेस में आता है एक्सपोजिटरी मेथड, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है यही लर्निंग बाय डूइंग, मैं अभी भूल रही हूँ। तो एक्सपोजिटरी मेथड वही है आपका जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है, ये आप याद रखेंगे अभी, ठीक। जब हम लोग नेक्स्ट को करेंगे तब उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक। उसके बाद सेकंड है, बी है आपका डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद से चीज़ों को खोज रहे हैं और खुद से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक। 1 मिनट, एक्सपोजिटरी स्टेप टू स्टेप, हाँ देखिए, लर्निंग बाय डूइंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे आप सेल्फ डिस्कवरी ज़्यादा करते हैं, मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड जो आपका है, जो डिस्कवरी मेथड है, वहाँ पे आपका लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि आपको करके सीखना है। एक्सपोजिटरी मेथड में आपका डी ऑप्शन जाएगा, जहाँ पे आप सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कर रहे हो। और डिस्कशन बिल्कुल आपका ओपन डिबेट होगा, कोलैबोरेटिव एक्सचेंज होगा डिस्कशन में। तो ये तो आपका इजी है, सी का 2 देख के ही पता लग रहा है। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस दे, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको एक आंख नहीं भी आता है तो गो थ्रू द ऑप्शन। जब आप ऑप्शन के साथ प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और पर्सनलाइज्ड मेथड का मतलब क्या है कि आप सभी बच्चों को इक्वल, मतलब कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, पर्सनलाइज तरीके से सीख रहे हैं। तो प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इन्हांस लर्निंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, एक्सपोजिटरी में सिस्टमैटिक और स्टेप टू स्टेप प्रेजेंटेशन होता है, ठीक। और डिस्कवरी लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कशन ओपन एंडेड एंड कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड पर्सनलाइज्ड, प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इन्हांस लर्निंग। Instruction that takes into account various type of learners and learning styles। वो इंस्ट्रक्शन जो कि अलग अलग तरह के लर्नर और उनके लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट करता है, तो उसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड, मतलब कि अगर जितने तरह के लर्नर हैं, कोई लर्नर है जिसको सुन के अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है, तो आप उसको वैसे ही आइटम प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अ हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम लीड्स टू, अगर आप मेजरेबल आउटकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मेजरेबल आउटकम का मतलब क्वांटिटेटिव, जो नंबर्स में आए कि रिज़ल्ट कितना % आया, 90% आया कि 60% आया, या फिर तुम्हारे मार्क्स, टेस्ट में मार्क्स कितने आए। जब आप ये जो मेजरेबल आउटकम है, जब आप इसके ऊपर सिर्फ फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे रोट लर्निंग भी बढ़ेगी और मेमोराइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा तब उसके ऊपर ही फोकस करेगा कि यार मुझे तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर्स को सिर्फ मेरे मार्क्स ही दिखाई देते हैं। टीचर हु आर एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, वो क्या है? वो अपने बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लैक प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट, अब ये बताइए कि अगर कोई टीचर है वो एंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक हैं, तो क्या वो अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी को खो देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। और वो ड्रामेटाइज होंगे ताकि स्टूडेंट की अटेंशन को होल्ड कर सकें, तो ऐसी भी बात नहीं है। अगर कोई टीचर एंथुसियास्टिक है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से अपने कार्य को वहाँ पर कर लेगा, और करने के साथ ही बच्चों के भी जो अटेंशन है उसको यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने आप हो जाएगा और बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगी।
टीचर ऑर्गेनाइज करता है, फिर रीऑर्गेनाइज करता है अपने प्रेजेंटेशन को एक डिस्कशन सेशन में, पहले बताया फिर दोबारा से बताया, बीइंग कंडक्टेड, जो उनके द्वारा ही हुआ है। तो ये किस स्टेज का है? तो प्री एक्टिव प्रिपरेशन होता तो वो क्लासरूम में गया ही नहीं। देखिए ऑर्गेनाइज होता तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ रीऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब कि दोबारा से उसने किया है। प्री एक्टिव प्लानिंग भी नहीं है, इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव। तो ये इंटरएक्टिव स्टेज है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं टीचिंग प्रोफेशन में कि आप जैसा पढ़ के गए हैं, आप या जैसा बना के गए हैं TLM, या आप जैसा सोच के गए हैं, क्लासरूम इज़ नॉट आइडियल एट ऑल। तो वैसा चीज़ वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो पहले वो गए टीचर, अगर वो गई हैं तो ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने प्रेजेंटेशन, फिर उनको लगा कि नहीं ये चीज़ तो इस अप्रोप्रिएट नहीं है, बच्चों की नॉलेज यहाँ तक नहीं आ रही है, तो एट द सेम टाइम उन्होंने रीऑर्गेनाइज तुरंत ही किया उस चीज़ों को, सोचा कि नहीं हम इस मेथड से नहीं, इस मेथड से पहले बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो ये वो तब सोच रही हैं जब वो क्लासरूम के अंदर हैं, तो ये इंटरैक्टिव स्टेज का होगा। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड टू। जो बच्चों में अलग अलग डाइवर्सिटी होती है और जो डेमोग्राफिक है वो क्या डिमांड करते हैं कॉमन एकेडमिक, कि ये एक कॉमन बेंचमार्क दें किसका? असेसमेंट का। सही बात है। देखिए बच्चे अलग अलग एकेडमिक स्टैंडर्ड से अलग अलग जगहों से पढ़ के आते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों से आते हैं, बट अगर हम देखें तो एकेडमिक स्टैंडर्ड में उनसे यही कामना की जाती है, यही कोशिश की जाती है कि आप उनका असेसमेंट एटलीस्ट एक लेवल पे करें। बाकी जगह तो वो अनइक्वल है, लेकिन यहाँ पे उनकी असेसमेंट वो सही हो। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट को हम प्रमोट करेंगे और सभी स्टेट में रिक्वायरमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये इंश्योर करें, या इसमें से कोई नहीं। तो कभी कभी तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। इंट्यूटिव थिंकिंग जो है, अंतर्दृष्टि वाला, ये पार्ट है डिस्कवरी का, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी तभी जागृत होगी जब आप खुद से चीज़ों को करेंगे, करके देखेंगे। The ability of an individual to think about one's own thought process, self-monitor and modify one's learning strategy. सेल्फ मॉनिटर कर पा रहे हैं अपने ही किए गए कार्यों को, जैसे कि आपने प्रिपरेशन की, अब आप उस प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहे हो कि कहाँ कमी रह गई है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि मेटाकॉग्निशन होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में ही सोचना। टीचर ब्लेम स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम ऑन। टीचर किस चीज़ पे ब्लेम कर सकते हैं? इंटेलिजेंस की कमी, या पेरेंट्स का कैजुअल एटीट्यूड, या इनमें से कोई नहीं, या मोटिवेशन की कमी। तो टीचर एक स्टूडेंट के लर्निंग प्रॉब्लम को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारी मोटिवेशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा मोटिवेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम एक्सटर्नल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो बेटा, इसलिए तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस सही नहीं हो रहा है। तो मोटिवेशन पे टीचर यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं। द मेमोरी दैट रिफर टू आवर मेमोरी ऑफ मीनिंग, फुल फैक्ट, रूल, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। तो ये किस दिमाग में जाता है? सिमेंटिक, एपिसोडिक, प्रोसीजरल, या नन ऑफ दीज। एपिसोडिक में देखिए कुछ इंसिडेंट्स याद रहते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी में प्रोसीजर्स मतलब कि आपका ये भी आएगा, लेकिन जो सिमेंटिक मेमोरी है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही जो हमारी याद की हुई चीज़ें होती हैं ना, जो हमने मेमोराइजेशन और रटी हुई चीज़ें होती हैं, वो हमारे सिमेंटिक मेमोरी का ही पार्ट होती हैं। एपिसोडिक में कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हमारी लाइफ के होते हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं, दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है। प्रोसीजर में एक प्रोसेस के साथ जो हम चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, वो। An individual awareness of his or her own memory process, the way which is storage and retrieval of information। तो अभी मैंने आपको बताया कहीं भी अगर आ जाए कि कोई अपने ही प्रोसेस को, हर ओन मेमोरी प्रोसेस, अपने ही मेमोरी प्रोसेस को वो क्या कर पा रही हैं? एसेस कर पा रही हैं और इन्फॉर्मेशन को उससे निकाल पा रही हैं। सो ये आपकी मेटा मेमोरी होगी, कि मेमोरी के ऊपर सोचना, मेमोरी के ऊपर कि आपने क्या सोचा है, क्या आपको याद है, क्या रिट्राइवल हुआ। ठीक। मेटा मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पैक्ट प्रोसेस लिसनिंग इन एन एडवर्स मैनर। इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिसनिंग को क्या करेगी? इम्पैक्ट करेगी एडवर्स मैनर में, मतलब बिल्कुल उल्टे तरीके में। तो एक्सेस ऑफ लिस्टेड मटेरियल, अगर मैसेज ओवरलोड है, आपने बहुत सारे मैसेज, बम्बार्डिंग है मैसेज की, कि बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, तो वहाँ पे आपको जो है मैसेज जो है उल्टे उसमें काम करेगा। बहुत तेज़ स्पीड है स्पीकिंग का, तो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे क्या होंगी? छूट जाती हैं। ठीक।
गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस, अगर आपको बहुत सारे अमाउंट में आपको सुनने की क्षमता नहीं हो पा रही है या फिर हियरिंग लॉस है और आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं तब, तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपके रीज़न में हैं कि जो कि आपके लिसनिंग को एडवर्स मैनर में इफ़ेक्ट करेंगी। तो अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल। देखिए फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल से कौन सा इसमें से रिलेट कर रहा है, ठीक, थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है। देखिए फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, इसको मैं रीड कर देती हूँ पूरा, कि पहली चीज़ कि अगर वो फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल है तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल और फैक्ट पे बेस करेंगे, फोकस करेंगे। रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कॉन्सेप्ट को अपने स्व अनुभव से साझा करने का या लिंक करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल इंटरेक्शन विथ टीचर रिलेटेड टू टास्क एट हैंड, और टीचर के साथ फॉर्मल रिलेशन उनका रहेगा जब वो टास्क कर रहे होंगे। प्रिफरिंग टू कम्पीट रेदर देन कॉपरेट, वो कम्पीट करने की सोचेंगे रेदर देन कॉपरेट, सहयोग के। प्रिफरिंग टू कॉपरेट, या फिर वो कॉपरेट करेंगे कम्पीट करने की बजाय। या परसीविंग ग्लोबल एक्सपेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मटेरियल, वो जो है ग्लोबल लेवल के कॉन्सेप्ट और मटेरियल को परसीव करेंगे। तो जो अगर आपका लर्नर क्या है, फील्ड डिपेंडेंट है, मतलब हॉलिस्टिक और फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल है, तो उनके पास कॉपरेट करेंगे वो ज़्यादा रेदर देन कि वो क्या करें, आपसे कम्पीट करें। तो पहला तो अगर ऑप्शन नंबर 5 सही है तो 4th सही होगा नहीं, जब 4th नहीं सही है तो आपका ये ऑप्शन कट जाता है, और 5th आपका सही है तो 5th आपका दिया हुआ है सी और बी में, तो फर्स्ट भी आपका इस तरह से हटा है क्योंकि 5th हमें एश्योर है कि ये होगा ही होगा। फिर कॉन्सेप्ट को पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी वो रिलेट करे तो दूसरा भी होगा, तो 2 और 5 इसमें भी है और 2 और 5 इसमें भी है। अब बचता है 3 और 6। फॉर्मल इंटरेक्शन टीचर के साथ रहेगा या फिर वो ग्लोबल एक्सपेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट और मटेरियल्स को परसीव करेंगे। तो देखिए टीचर के साथ या टास्क में कैसा भी रिलेशन रहे वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा फील्ड जो लर्नर्स हैं फील्ड डिपेंडेंट वाले, बट हाँ आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, उनको ग्लोबली एक्सपेक्ट में समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो 6 के साथ हम जाएंगे यहाँ पे, तो 2 हो गया आपका, 5 हो गया, 6, 2, 5, 6। मूक क्या है, तो मूक एक फ्लेक्सिबल ओपन फॉर्म सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिज़ाइन है फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिज़ाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन। टीचर डायरेक्टेड, देखिए टीचर डायरेक्टेड मूक नहीं है, टीचर डायरेक्टेड नहीं है, यहाँ यही बाकी सब चीज़ें सही लिखी हैं बट ये टीचर डायरेक्टेड नहीं है, ये गलत है। यहाँ भी टीचर डायरेक्टेड दिया है और ऑफलाइन लर्निंग दिया है, ठीक। देखिए पहली चीज़ कि मूक जो है वो आपका क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, आप खुद से उसको सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन मोड पे है, तो ये ऑप्शन के साथ थोड़ा सा इन्होंने किया, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। माइक्रो क्रेडेंशियल आर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड मूव दैट अलाउ अ पर्सन टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको सेशन में भी बताया था माइक्रो क्रेडेंशियल के बारे में कि क्या होता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, तो ये टर्म पॉपुलर जो है माइक्रो क्रेडेंशियल, उसमें क्या है माइक्रो मास्टर स्पेशलाइजेशन और नैनो डिग्री, इनके बारे में भी हमने बात की थी। तीनों जो है माइक्रो के अंदर आते हैं कि अगर आपको किसी का स्पेशलाइजेशन लेना हो, किसी डिग्री को लेना हो या नैनो डिग्री को लेना हो, तो ये सारी चीज़ें आप जो है माइक्रो क्रेडेंशियल के अंतर्गत जो मुख्य के अंदर आता है कर सकते हैं। EPG पाठशाला ये जो है आपका क्या है, एक इनिशिएटिव है MHRD का अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT NME ICT बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय UGC। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन EPG पाठशाला के लिए क्लोजली लिंक्ड है? ई अध्ययन, UGC मूक, ई पाठ्य ऑफलाइन एसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं आप। ई अध्ययन जो ऑनलाइन मिलने वाली बुक्स हैं और UGC मूक भी इसके अंतर्गत है। ई पाठ्य जो ऑफलाइन एसेस है वो भी यहाँ पे आपको मिलता है EPG पाठशाला के थ्रू, ठीक। तो ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज अ मेजर चैलेंज फॉर मूक इन इंडिया? मूक जो है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, उसका मेजर चैलेंज भारत में क्या है? टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड नीड या एडॉप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर, लो इन्वेस्टमेंट, लो ट्रेनिंग। सारे के सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्योंकि टेक्निकल भी सही नहीं है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है बट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, ट्रेनिंग भी लोगों में कम है
और लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक। सो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे PYQ। यहाँ पर हमने चैप्टर 1 के सारे PYQ को कंप्लीट कर लिया है, जितना भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड अपडेटेड विद अस, एंड फॉर मोर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2, अगर एजुकेशन की बात करें हम, तो अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है देन यू ऑल्सो गेट बेनिफिट, यू गेट ऑल द कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हम PDF प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस चीज़ को जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि PDF मैम आपने बोला, तो मैंने ये कहा है कि जो हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को मैंने अपने सेल्फ नोट से भी इंक्लूड करके उसमें देते हैं, ठीक। बट हम PDF किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्पून फीडिंग का काम नहीं बिल्कुल भी। आप खुद से, इफ़ यू आर कैपेबल, आप खुद से नोट्स बनाइए। कंटेंट मैं काफ़ी एनफ रखती हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए, और बाइलिंगुअल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लेट्स टू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब UGC नेट की जितनी भी वीडियोज़ आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहिए। जय हिंद।